सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो पोर्शन है, आई एम डिस्कसिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 4. ओके. सो वी आर डिस्कसिंग फ्लक्स. और कल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि प्लेन सरफेस और क्लोज सरफेस में फ्लक्स का डायरेक्शन कैसे डिसाइड होगा. सो यू डिसाइडेड अगर कोई क्लोज सरफेस है सपोज, the total flux is equal to the flux which is coming out, ये पॉजिटिव साइन के साथ होगा, प्लस फ्लक्स विच इज गोइंग इन, ये नेगेटिव साइन के साथ होगा. बिकॉज फॉर अ क्लोज सरफेस द एरिया वेक्टर is positive outside and area vector is negative inside. ओके. एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे डिसाइड करें, इसीलिए जो फ्लक्स बाहर आ रहा है उसको पॉजिटिव लेंगे और जो फ्लक्स अंदर जा रहा है उसको नेगेटिव लेंगे. तो जहां पे जब इसको ऐड करेंगे ना, वी हैव टू पुट द प्रॉपर साइन विद द फ्लक्स. अगर फ्लक्स अंदर जा रहा है तो नेगेटिव लेंगे और फ्लक्स बाहर आ रहा है तो उसको पॉजिटिव लेंगे. देन वी कैन फाइंड आउट द टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस. ये क्लोज सरफेस के लिए. ओके. तो अब इस क्लोज सरफेस के फ्लक्स के लिए हमारे पास गॉस लॉ है. गॉस लॉ क्या बोलता है? that for a closed surface the total flux through the surface. so अगर अपन total flux through the surface डिफाइन करते हैं, then it is integration of E dot ds, और यहाँ पे गोला बना देते हैं for the total surface is given as whatever is an electric field, what is the charge distribution, it is always given as Q enclosed by epsilon. ओके. ये गॉस लॉ का फॉर्मूला है. क्या बोल रहा है? Q enclosed by epsilon. So what is this? Q enclosed क्या है? Algebraic sum of all the charges enclosed by the surface. Q enclosed is equal to algebraic sum, यानी कि प्लस माइनस साइन के साथ लेना है. ठीक है. Algebraic sum of all the charges inside the surface. मतलब अगर हमारे को टोटल फ्लक्स इस सरफेस से निकालना है और अगर चार्जेस अंदर Q1, Q2 एंड Q3 है, तो जो नेट फ्लक्स फाई होगा ना, वो क्या हो जाएगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाय एप्सिलॉन. अगर बाहर चार्ज Q4 एंड Q5 रखा जा रहा है, देन द नेट फ्लक्स जो है, इट डजंट डिपेंड्स अपॉन Q4 एंड Q5. रिमेंबर, नोट कर लो, नोट टोटल फ्लक्स फ्रॉम अ क्लोज्ड सरफेस does not depend on charge outside the closed surface. ओके. इस पॉइंट को अच्छे से याद रखो. ना द इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो. द फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप एंड साइज ऑफ द सरफेस. ओके. पहला पॉइंट क्या है? जैसे ये चार्ज ले लिए मैंने, दो चार्ज Q1 Q2. नाउ वेदर आई टेक दिस शेप एंड साइज or you take some random shape and size S1 and S2, then flux through surface S1 is equal to the flux through surface S2, and both is equal to Q1 plus Q2 by epsilon. ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, तो चाहे सरफेस S1 हो चाहे सरफेस S2 हो, कोई भी शेप हो और कोई भी साइज हो सरफेस की, फ्लक्स शेप और साइज पे डिपेंड
नहीं करता। अफेक्टिव सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस इनसाइड द सरफेस। ओके, अब चार्ज Q1 Q2 कैसे रखे हुए हैं उस पर भी फर्क नहीं पड़ता है। हम चाहे तो इस चार्ज Q1 Q2 को अंदर जैसे चाहे वैसे घुमा ले। ओके, so you move this charge Q1 Q2 here anywhere till the charge Q2 is inside and the charge Q1 is inside, the flux will remain constant. Okay, so whatever is the position of the charge inside the surface, it doesn't changes the flux. Okay, net flux depends upon the net charge enclosed by the surface and the medium. हाँ, मीडियम पे डिपेंड करेगा कि मीडियम क्या है, एयर है, वैक्यूम है, या कोई डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रखा है। डाइलेक्ट्रिक भी हम बाद में पढ़ेंगे। ओके, so it depends upon the flux depends on the medium. Flux डिपेंड्स ऑन द मीडियम, ये ध्यान रख लेना। अगर मीडियम चेंज कर दिया तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा। फ्लक्स डिपेंड्स ऑन द मीडियम, this is sure, but it doesn't depends upon the position and it doesn't depends upon the charge outside the surface. Okay, the electric field in the equation is due to all the charges outside and inside the closed surface. Okay, so when we write phi is equal to integration of E dot ds, अगर तुम ऐसा करोगे then this is equal to integration of electric field due to inside charges plus electric field due to outside charges dot ds. इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर के चार्जेस अंदर के चार्जेस दोनों की वजह से होगा। सो नो देयर इज अ कंफ्यूजन हियर, इस बात को समझो। मान लो कि चार्ज Q1 यहाँ पे है और मान लो कि चार्ज Q2 यहाँ पे, राइट? तो अगर ये पॉइंट 1 लेते हैं तो यहाँ पे चार्ज Q1 की वजह से E1 इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा और चार्ज Q2 की वजह से E2 इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, राइट? और हर एक पॉइंट पे ऐसा ही होगा। सो व्हेन यू कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस, अब ये E1 E2 का वेक्टर एडिशन हो जाएगा। ओके, सो नेट ई यहाँ पे क्या होगा? नेट ई यहाँ पे क्या हो जाएगा? E1 प्लस E2। तो अपन जब फ्लक्स E डॉट ds के फॉर्मूले से निकालेंगे तो अपने पास फ्लक्स क्या आ जाएगा? फ्लक्स फाई आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ E1 प्लस E2 डॉट ds। ओके, सो व्हाट इज देयर? जो फ्लक्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड यूज कर रहे हैं वो E1 पे, अब अंदर के चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी है और बाहर के चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी है। वी कैन नॉट से कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे जीरो होगा बाहर के चार्जेस की वजह से, हर पॉइंट पे आएगा। एंड दिस कम्स आउट टू बी Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इस एक्सप्रेशन में कहीं पे भी Q2 नहीं आ रहा, इस एक्सप्रेशन में कहीं पे भी Q2 नहीं आ रहा है। ओके, सो इफ आई से दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E1 डॉट ds, अगर अपन इसको ऐसा कर ले प्लस E2 डॉट ds प्लस E2 डॉट ds, तो अपने को क्या लग रहा है? ये क्या लग रहा है? दिस इज फ्लक्स ड्यू टू चार्जेस इनसाइड प्लस दिस इज फ्लक्स ड्यू टू charges outside, right? And this is equal to actually Q1 upon epsilon. That means it seems like flux due to outside charge is zero. Flux due to outside charge is zero. आ गया समझ में? ऐसा हो क्यों रहा है? So if you take this closed surface like this और यहाँ पे बाहर चार्ज रख लो Q, अब इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बना लो, ये वाला, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है। So if you consider these Gaussian surfaces, एक सरफेस ये, एक सरफेस ये, एक सरफेस ये
एंड एक सरफेस ये। सो व्हाट यू सी हियर, यहां पे फ्लक्स बाहर जा रहा है, यहां पे भी फ्लक्स बाहर जा रहा है, यहां पे फ्लक्स अंदर आ रहा है, और यहां पे भी फ्लक्स अंदर आ रहा है। इस चार्ज क्यू की वजह से अपने पास जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन रही है वो अंदर भी जा रही है और बाहर भी आ रही है। ओके, तो अगर मैं इस पूरे को देखूं, इस पूरे स्फीयर, इस कोन के अंदर, तो हर एक फील्ड लाइन जो बाहर के चार्ज की वजह से अंदर जा रही है वापस बाहर निकल रही है। सो व्हाट इज हैपनिंग इज, इन दिस पोर्शन ऑफ दिस पार्ट, जो इलेक्ट बाहर का चार्ज है उसकी वजह से फ्लक्स अंदर जा रहा है, और दूसरा जो पोर्शन है अपने पास, ये वाला पोर्शन, इधर से फ्लक्स बाहर आ रहा है। तो जो बाहर चार्ज रखा हुआ है उसकी वजह से जो नेट फ्लक्स अंदर जा रहा है उतना ही फ्लक्स वापस से बाहर भी आ गया। सो नेट फ्लक्स ड्यू टू द आउटसाइड चार्ज इज बिकमिंग जीरो। इसीलिए जो बाहर का जो चार्ज है ना, उसकी वजह से टोटल फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन जीरो हो जाता है। टोटल फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन जीरो हो जाता है। एंड रिमेंबर वन मोर थिंग, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो पोर्शन है, राइट, तो वापस से इसको हाईलाइट करता हूं। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जहां से फ्लक्स एंटर हो रहा है, ये चार्ज क्यू के पास में है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। और दूसरा वाला पोर्शन जहां से फ्लक्स बाहर जा रहा है, ये चार्ज क्यू से दूर है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होगा। पर यू ऑल्सो सी दैट इस पोर्शन का एरिया कम है, इस पोर्शन का एरिया ज्यादा। सो द नेट फ्लक्स जो है ई डॉट डी एस, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है वहां पे एरिया कम है, और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है वहां पे एरिया ज्यादा है। नेट ई डॉट डी एस जीरो हो जाता है, नेट ई डॉट डी एस जीरो हो जाता है। इसीलिए आउटसाइड चार्ज का कोई फ्लक्स नहीं होता है क्लोज सरफेस में, उसका कंट्रीब्यूशन जीरो हो जाता है। इवन दो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, electric field is there at each and every point because of the outside charge, and on each and every point the electric field is because of the inside charge and the outside charge both. बाहर का चार्ज और अंदर का चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में कंट्रीब्यूट करेगा। इफ द क्वेश्चन सेज द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द चार्ज इज नॉट, इज जीरो, देन दैट इज रॉन्ग। इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, हर एक पॉइंट पे है आउटसाइड चार्ज की वजह से, बट उसका जो नेट नेट इफेक्ट हो रहा है फ्लक्स निकालने में, वो जीरो हो रहा है। इज दिस क्लियर? Yes, sir. आदि, इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लक्स क्लियर? यस। हृदय, समझ में आ रहा है? हाँ सर, थोड़ा बहुत है। See, there is no mathematical derivation we are doing here. It's just क्या बोलते हैं आर्ग्यूमेंट जो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कि कैसे बिहेव कर रहा है। ओके, सो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने एक पॉजिटिव चार्ज लिया है, एक नेगेटिव चार्ज लिया है, और तीन सरफेस बनाए S1 S2 S3। सो लेट मी से, पहला तो अपने लिया है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और एक सरफेस यहाँ पे बनाया है, कुछ भी ले लो, मान लो S1। दूसरा अपन ने यहाँ पे लिया है नेगेटिव चार्ज, और एक सरफेस यहाँ पे बनाया है S2, और तीसरा एक सरफेस बनाया है S3 ऐसा यहाँ पे। और चौथा एक सरफेस बना रहे हैं अपन S4। ओके, चार सरफेस बना दिया अपन। अब सरफेस S1, अगर सरफेस S1 से देखोगे, अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाऊं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी बनेगी मेरी? मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगी पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ।
पॉजिटिव चार्ज से शुरू हो रही है, सरफेस से शुरू नहीं हो रही है। ओके, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सो व्हाट डू यू सी हियर इज सरफेस S1 से, सरफेस S1 से सारी फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जा रही है ना, सारी फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जा रही है। तो वी सी हियर इस सरफेस S1 पे जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। द फ्लक्स फाई इज पॉजिटिव ही। और अगर ये S2 सरफेस ले लेते हैं तो सारी फील्ड लाइंस अंदर एंटर हो रही है, तो यहाँ पे फ्लक्स नेगेटिव होगा। और सरफेस S3 ले लेते हैं तो यहाँ पे जितनी फील्ड लाइंस एंटर हो रही है उतनी फील्ड लाइंस वापस से बाहर आ रही है, फ्लक्स जीरो हो जाएगा। और सरफेस S4 ले लो अगर, S1 the electric field is outward for all the points on the surface, so net flux is positive. S2 the electric field is inward for all the points on the surface, so net flux is negative. The surface contains no charge and thus flux will be zero. This is reasonable because all the field lines pass entirely through the surface, entering in at left and leaving it at right, है ना। सरफेस S3 में यू कैन सी फ्लक्स जीरो दो वजह से देख सकते हो, या तो क्यू नेट जो है वो जीरो है, अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, इसीलिए फ्लक्स जीरो बोल सकते हो तुम। या तुम ये भी बोल सकते हो कि जितनी लाइंस अंदर एंटर हो रही है, जो लाइन अंदर एंटर हो रही है वापस से बाहर निकल रही है, जो अंदर एंटर हो वापस से बाहर निकल रहा है, राइट। सो इसीलिए नेट जीरो। सो दोनों तरीके से तुम्हें पता चल रहा है। अगर तुम फील्ड लाइन से देखना चाहो तो तुम्हें पता चल रहा है जितना फ्लक्स एंटर हो रहा है उतना उतना फ्लक्स बाहर आ रहा है। या अगर तुम अंदर देखो S3 सरफेस के अंदर क्यू नेट क्या है, जीरो है, तो फ्लक्स जीरो है। अगर अपन ये पॉजिटिव चार्ज भी प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, तो अगर S4 सरफेस को देखेंगे, ये वाला, इस S4 सरफेस के अंदर भी क्यू नेट कितना है, प्लस क्यू माइनस क्यू जीरो। तो S4 सरफेस से भी फ्लक्स जीरो ही होगा। अगर मैं फील्ड लाइंस को बनाऊंगा भी सही ना, तो क्या होगा, यहां से जो फील्ड निकलेगा वो वापस से यहाँ पे आ रहा है, तो जो फ्लक्स इस पॉइंट से निकल रहा सरफेस के वापस से इधर से एंटर हो रहा है। So the net flux through S4 is zero because Q enclosed is zero. Even though we are having two charges, plus Q and minus Q, but the net charge is zero. S3 में तो चार्ज है ही नहीं, S3 में तो कुछ भी चार्ज नहीं है। और S4 के अंदर प्लस Q और माइनस Q दो चार्ज है, बट नेट चार्ज जो हो रहा है S4 में जीरो हो रहा है। सो Q net is zero. So flux phi is Q enclosed upon epsilon naught, which is plus Q minus Q upon epsilon naught, which is zero upon epsilon naught. तो जीरो हो गया। क्लियर है यहाँ पे, इसमें कोई डाउट है क्या। ओके, a point charge q is placed at the center of the cube. Find the flux coming out from one of its face. ये चार्ज q है अंदर, क्यूब के सेंटर में रखा हुआ है। चार्ज q का है, q इज एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। जब q सेंटर ऑफ द क्यूब पे रखा हुआ है, देन नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा फ्रॉम द क्यूब, q अपॉन एप्सिलॉन। दिस इज नेट फ्लक्स।
कहां से पास हो रहा है? फ्रॉम ऑल द 6 सरफेस ऑफ द क्यूब। क्यूब के 6 सरफेस है, हर एक सरफेस से बाहर आ रहा है, राइट? नाउ एंड बिकॉज क्यू इज एट द सेंटर, तो ये सिमेट्रिक होगा। सो फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस, फ्लक्स थ्रू वन सरफेस इज इक्वल टू टोटल फ्लक्स बाय 6, दैट इज क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन। एक सरफेस से 1/6 ऑफ द फ्लक्स बाहर आएगा। सो द क्वेश्चन आस्किंग फाइंड द फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम वन ऑफ इट्स फेस। एक फेस से कितना बाहर आएगा? 1/6 ऑफ क्यू बाय एप्सिलॉन। Calculate the flux through the hemispherical surface when a charge q is placed at its curvature. This at its center of curvature. ओके, तो अब क्या बोल रहे हैं अपने को? ये हेमिस्फीयर है और चार्ज क्यू जो है ना, इधर रखा हुआ है। चार्ज क्यू इधर रखा हुआ है। इट्स आस्किंग कि ये वाला जो सरफेस है, ये जो इसका हेमिस्फेरिकल सरफेस है, ये हेमिस्फेरिकल सरफेस है, हेमिस्फेरिकल सरफेस है, इससे कितना फ्लक्स बाहर आ रहा है। ओके, बट वी ओनली नो द फॉर्मूला फॉर द क्लोज सरफेस। ओके, बाकी कुछ नहीं मालूम है। सो व्हाट विल डू इज, जब ऐसा सवाल आ जाता है, यू शुड ट्राई टू मेक अ सिमेट्रिक क्लोज सरफेस। तुम्हें क्या करना चाहिए? एक सिमेट्रिक क्लोज सरफेस बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो मैंने ऐसा कर दिया, एक दूसरा हेमिस्फेरिकल सरफेस लेके आया और जस्ट नीचे रख दिया। सो अनदर हेमिस्फेरिकल सरफेस बिल्कुल सिमेट्रिक है। हाँ, कैसा है? सिमेट्रिक है, टू एनक्लोज द चार्ज, ताकि चार्ज जो है वो क्लोज सरफेस के अंदर आ गया। पहली बात तो चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर आ गया। दूसरा क्या हो गया? दूसरा पॉइंट, एक तो टू एनक्लोज द चार्ज, एक काम तो ये किया। दूसरा क्या किया मैंने? एंड दूसरा अपन ने किया है, चार्ज इज एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। वो इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है। ओके, सो नाउ सी हियर, जो नेट नेट फ्लक्स जो बाहर आ रहा है पूरे क्लोज स्फीयर से, फाई नेट जो है टोटल जो बाहर आ रहा है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन। ओके, नाउ रिमेंबर वन थिंग, ये जो क्यू है ना, ये क्यू यहां पे होता,
ये क्यू चाहे यहाँ पे हो, चाहे तुम इसको मूव करके कहीं पे भी ले जाओ, इस क्यू को स्फीयर के अंदर कहीं पे भी मूव करो, फाई नेट हमेशा सेम ही रहेगा। फाई नेट तो हमेशा क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा। when you are moving this charge q inside this sphere, कहीं पे भी ले जाओ, फाई नेट इज ऑलवेज सेम, but if the charge is not symmetrically placed, so what will happen is कि अलग अलग सरफेस से फ्लक्स अलग अलग बाहर आएगा। लेकिन अगर यही चार्ज इस स्फीयर के सेंटर पे आ गया, if this charge is at the center of this sphere, then we can say that the flux is equally divided between the top hemisphere and the bottom hemisphere, है ना। अगर चार्ज को बिल्कुल सिमेट्रिकली सेंटर पे रखा है तो फ्लक्स जो है ना, ऊपर के हेमिस्फीयर और नीचे के हेमिस्फीयर पे बिल्कुल सिमेट्रिकली इक्वली डिवाइड हो जाएगा। सो वी कैन से दैट जो ऊपर का सरफेस है, इस वाले सरफेस से फाई 1 इज इक्वल टू फाई नेट बाय 2, और इस सरफेस से जो फाई 2 है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू फाई नेट बाय 2। ये हो जाएगा क्यू बाय 2 एप्सिलॉन, और ये भी हो जाएगा क्यू बाय 2 एप्सिलॉन। So this is how we can find out the flux through both the hemispheres. Is this clear? कोई डाउट नहीं है इसमें किसी को भी? ये तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में भी अजीजा बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ सकते हैं ऐसे, क्योंकि गॉस लॉ में तो सवाल आता ही आता है, और इनफैक्ट न्यूमेरिकल भी आ सकता है एक अच्छा सा इस पे बोर्ड के एग्जाम में। सो वर्क हार्ड, यू डोंट थिंक कि दिस इज लाइक जेई मेंस टाइप क्वेश्चंस, दीज आर बोर्ड लेवल क्वेश्चंस आल्सो, थ्योरी आती है बोर्ड लेवल में क्वेश्चंस में। सो वी कैन से दैट this all these things are like for the board level also, don't worry about it, JEE mains और board level दोनों के लिए ही है। calculate the flux through the cube and flux through each surface when the charge q is placed at one of its corner. Now this is interesting, चार्ज q को कहां पे रखा है? क्यूब के एक कॉर्नर पे रखा है। चार्ज q को क्यूब के एक कॉर्नर पे रखा है। So now it's very difficult ना, because there is no symmetricity. So how to find out the flux? क्या बोल रहा है वो? Each surface of the cube when q is placed at one of its corner, each surface of the cube. ओके, थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो तुम देखो कि जो चार्ज क्यू इस कॉर्नर पे रखा हुआ है, तो ये जो पीछे वाला जो सरफेस है, ये वाला जो लाइन से जो सरफेस बन रहा है, पीछे वाला सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस को ऐसे काट रही है, इस सरफेस के पैरेलल जाएगी हमेशा। इसी तरह से ये वाला जो सरफेस है साइड वाला, यहां से भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, इस सरफेस के हमेशा पैरेलल होगी, इस सरफेस को कभी काट नहीं पाएगी, इस सरफेस को कभी काट नहीं पाएगी। सो यू कैन से, अच्छा, और जो ऊपर वाला सरफेस है, ये तीनों सरफेस जो ऊपर वाले, इन तीनों सरफेस को देखो, जैसे मेरा ये सरफेस है और चार्ज क्यू यहाँ पे रखा हुआ, चार्ज क्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज से यू जाएगी ऐसे जाएगी, तो इस सरफेस के पैरेलल ही जा सकती है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यू जा रही है वो तो इधर से ही चलेगी, वो कभी सरफेस को नहीं काट पा रही है। सरफेस को काटने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से पास होनी चाहिए सरफेस से,
तो जब चार्ज की यहाँ पे रखा हुआ किसी क्यूब के कॉर्नर पे, जो तीन सरफेस उस कॉर्नर के साथ अटैच्ड है, उस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उन सरफेसेस के पैरेलल है. So the net electric, the flux through these three surfaces will be zero. Flux through these surfaces will be zero. इसको करने का एक दूसरा तरीका है, अभी वो भी बताऊंगा मैं तुम्हारे को. बट लेट्स विजुअलाइज इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रहा है. तो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्या है फ्लक्स का, कि पानी कितना बाहर आ रहा है सरफेस से. तो अगर तुमने यहाँ पे सपोज नल का पानी रखा है, तो पानी जो है ना दीवारों में फिसल के आएगा, दीवारों को क्रॉस करके नहीं जाएगा. और जो पानी दीवार को क्रॉस करके नहीं जा रहा है, अब जो पानी यहाँ से निकलेगा फव्वारे जैसा, वो ये सामने के तीनों सरफेस से तो ऐसे बाहर निकलेगा. समझ में आ रहा है तुम लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ? आदि, कैन यू विजुअलाइज इट? Yes. बाकी सबको भी समझ में आ रहा है? सो दैट मीन्स Yes. द वाटर ओनली स्लिपिंग ऑन द वॉल्स. जो तीन वॉल्स है ना, जहां जिसके कॉर्नर पे क्यूब रखा हुआ, चार्ज रखा हुआ है, वहां से तो पानी सिर्फ ऐसे स्लो कर रहा है. ठीक है, इस चार्ज के यहाँ से इस सरफेस पे से, इस सरफेस पे से और इस सरफेस पे से. और सामने के जो सरफेसेस है ये तीनों, एक इधर का सामने का, एक इधर का और एक नीचे का, वहां से पानी एक्चुअली बाहर जाएगा. सो वी कैन से कि फ्लक्स इन तीन सरफेस से ही बाहर आएगा. टोटल फ्लक्स कितना बाहर आया है? टोटल फ्लक्स इज ऑलवेज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. और तीन सरफेस जो एडजेसेंट है उधर से तो जीरो है. और बाकी तीन सरफेस जो है ना, सामने वाले तीनों सरफेस, सामने वाले तीनों सरफेस, जैसे ये वाला सरफेस, ये सामने वाला सरफेस है, ये भी सामने वाला सरफेस है, और ये भी सामने वाला सरफेस. ये तीन सरफेस जो है, एक अपने सामने आगे है, एक अपने लेफ्ट में है, और एक बॉटम वाला है, इस चार्ज के लिए सिमेट्रिक है. इस चार्ज के लिए सिमेट्रिक है. जो नेट फ्लक्स होगा वो इन तीनों सरफेस में इक्वली डिवाइड हो जाएगा. तो हर एक सरफेस से जो फ्लक्स बाहर आएगा वो कितना आएगा? 1/3 ऑफ द टोटल फ्लक्स. 1/3 ऑफ द टोटल फ्लक्स. इज दिस क्लियर? Okay, now there is one more thing. ये जो फ्लक्स है इसका, ये तो इस डायरेक्शन में भी जा रहा है. तो अगर मैं 1/3 कर रहा हूं, तो 1/3 तो वो फ्लक्स है जो इस क्यूब से आ रहा है. बट ओके, आई विल कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट क्लास. जैसे मेरा एक क्यूब है और इस कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ था, ठीक है. तो जो जो फ्लक्स इस क्यूब से निकल रहा है उसका 1/3, बाकी चार्ज का फ्लक्स इस डायरेक्शन में भी जा रहा है. तो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे. ओके, सो व्हाट अबाउट दैट? सो अगर इफ आई वांट टू डू इट सिमेट्रिक, इफ आई वांट टू डू इट सिमेट्रिक, जैसे मैंने क्या बोला था, ऑलवेज ट्राई टू एक्सटेंड योर ज्योमेट्री ऐसा सिमेट्रिक कि वो चार्ज उसके सेंटर पे आ जाए. अभी मैंने क्या किया, चार क्यूब रख लिए और अपना चार्ज यहाँ पे था. ये चार क्यूब सामने है, चारों क्यूब सामने है. ऐसे ही चार क्यूब पीछे आ जाएंगे तो चार्ज सेंटर में चला जाएगा. जब चार्ज सेंटर में चला गया है, तो ये बड़ा वाला जो क्यूब है, ये बड़ा वाला क्यूब एक्चुअली, चार क्यूब तो सामने है, चार क्यूब पीछे है, ऐसा देख लो तुम इसको. ट्राई टू विजुअलाइज इट. नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में वापस से इसको विजुअलाइज कराऊंगा तुम लोगों को. सो इट्स बेसिकली लाइक दिस. अपन ने इसको 8 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिया है ना. प्लेन में तो 4 होते हैं और 3D में 8 हो जाएंगे. 4 तो आगे और 4 पीछे. और जो ये चार्ज था ना, इधर सेंटर पे लाई कर रहा था, इधर, इधर सेंटर पे. और चार क्यूब
एक क्यूब आगे है, एक क्यूब आगे ये वाला है, तो कहाँ पे अपने पास 4 क्यूब तो आगे है, फ्रंट लेफ्ट फ्रंट राइट टॉप, और वैसे ही 4 क्यूब पीछे है अपने पास। ओके, तो ये जो चार्ज है टोटल 8 क्यूब के सेंटर में जा रहा है, तो एक क्यूब के हिस्से में कितना फ्लक्स आ रहा है, टोटल फ्लक्स इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट व्हेन दिस चार्ज इज एट द सेंटर। तो हमारा जो ओरिजिनल क्यूब था, हमारा जो ओरिजिनल क्यूब है ना ये वाला, ऐसे हमने 8 क्यूब लिए और फिर जाके 4 सेंटर में, तो एक क्यूब के हिस्से में कितना आएगा, क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। एक क्यूब के हिस्से में क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट आएगा। फिर इस एक क्यूब के 3 फेस के हिस्से में तो कुछ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो स्लिप हो रहा है, और बाकी 3 के हिस्से में कितना आ रहा है, 1/3 ऑफ द 5 जो इस क्यूब के हिस्से में आ रहा है। तो एक फेस के हिस्से में कितना आएगा, 1/3 ऑफ क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट, विच इज क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट। इज दिस क्लियर? आई अगेन कंटिन्यू दिस टुमारो। ये क्वेश्चन वापस से करूंगा मैं कल। अभी जितना मैंने विजुअलाइज करने की कोशिश की, तुम्हें समझ में आया क्या किया मैंने? एक क्यूब ये है जिसके कॉर्नर में चार्ज रखा हुआ है। ओके, सबसे पहले तो इसको सिमेट्रिक करना है, ताकि चार्ज किसी बड़े सिमेट्रिक शेप के सेंटर में आ जाए। उसको सिमेट्रिकली तो मेरे को 8 क्यूब चाहिए, वो समझ लो। ट्राई टू विजुअलाइज दिस एंड विल अगेन कंटिन्यू दिस टुमारो एंड सी कि तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा कैसा आएगा जेई मेंस में? तो बोर्ड में तो इतना डिफिकल्ट नहीं आएगा, बोर्ड में तो वो सेंटर वाला जो करवाया था ना वही आएगा, उससे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा। बट विल कंटिन्यू दिस टुमारो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड मोर, विजुअलाइज इट, and we'll over the class here only. Bye bye everyone.